जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इतनी बड़ी बहुमत के बावजूद अगर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं बन रही है तो उसके पीछे की वजहों का जैसा छन छन के न्यूज आ रहा है, सारे उद्योगपति, कारोबारी, जनता सब अटकलबाजी में फंसी हुई है कि आज चुनाव परिणाम आके भी 1 हफ्ते हो गए और इनके साथ ही झारखंड में चुनाव हुआ, वहाँ पे नतीजे आने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री भी बन गया और उन्होंने जनता की योजनाओं के लिए काम भी शुरू कर दिया। मगर महाराष्ट्र में अभी भी सबकी सांसें यही अटकी है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन। तो अटकलबाजी चल रही है। ऐसे में हमने भी कुछ अटकलें लगाई है। अब अटकलबाजी तो ऐसी होती है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, तो अटकलबाजी है। तो हमारे इस विश्लेषण को अन्यथा न ले कि आपने कहा था ये मुख्यमंत्री होंगे और ये हो गए। प्राप्त सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है, वैसे अपनी एक समझ भी, राजनीतिक समझ जो हमारी है, उसके हिसाब से हमें भी ये लग रहा है कि हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम डाइल्यूट किया जा रहा है। वैसे भी लोग बताते हैं अमित शाह के और देवेंद्र जी के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं और ऐसा ही घटना 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम पे उत्तर प्रदेश में किया था कि ये अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय नेताओं से खरखाए बैठा है अमित शाह, तो अमित शाह क्या वहाँ पे पहले योगी जी के पीछे पड़े थे। और जैसे महाराष्ट्र में अगर लोकसभा में चुनाव में कम सीटें आई थी तो ये बहुत तेजी से चला था कि देवेंद्र जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। तो अब देवेंद्र फडणवीस जो कि नंबर 1 के दावेदार हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए, और वो पूरे महाराष्ट्र में 50 साल के शासनकाल में 60-62 साल में कोई एक भी व्यक्ति इतनी बड़ी बहुमत लेके नहीं आया कि किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को 132 सीटें नहीं मिली। और दूसरी बात कि कोई एक भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि 5 साल का निर्विवाद, उनका कोई विवाद नहीं और बिना 1 रुपए का किसी का कलंक और दाग लगे 5 साल सरकार चलाए और ऐसी योजनाएं एक क्रियान्वित किए कि वापस 2019 के विधानसभा के चुनाव में, पहले तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें और शिवसेना जो उस समय अविभाज्य शिवसेना थी उद्धव ठाकरे वाली, उस समय उनको 18 सीटें दिलवाए। मतलब 48 में 41 सीटें जितवा कर लाने वाले मुख्यमंत्री थे। और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें दिलवाए। तो दोनों मिला के ये भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मगर चुनाव बाद जो हुआ समीकरण आप लोगों को सबको पता है। उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा ने आज उद्धव ठाकरे को कहाँ पहुँचा दिया और देवेंद्र फडणवीस की मेहनत ने देवेंद्र जी को वापस लाके और बड़ी बहुमत के साथ स्थापित कर दिया।
तो अब कहने की बात यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को, जैसा गलियारों में चर्चा चल रही है, राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसा, और भारतीय जनता पार्टी में किसी अन्य व्यक्ति को, खासतौर से मराठा को, क्योंकि अब यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ मराठा बनाम ब्राह्मण की मुद्दे को उठा रही है कि मराठा और ओबीसी की जो संख्या है महाराष्ट्र में ज़्यादा है, मराठा 30-32% है और ओबीसी भी करीब करीब यही परसेंट है। तो मराठा कहते हैं कि अगर देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हम आने वाले समय में बीजेपी को, और भी जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होने वाला, बीएमसी का चुनाव होने वाला, टीएमसी का चुनाव होने वाला है, एनडीएमसी का चुनाव होने वाला, मतलब जितने भी महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाला है उसमें हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। ऐसे में अब ये विषय चल रहा है कि हो सकता है अमित शाह जी का भी दिमाग चल रहा है, तो ऐसे में पूना के सांसद है मुरली माहौल जो कि केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री भी है, राज्य मंत्री है, उनका नाम चर्चा में मुख्यमंत्री के रेस में बहुत आगे चल रहा है। प्लस सेकेंड चॉइस कि अगर देवेंद्र जी को मौका नहीं दिया गया तो मुरली माहौल के नाम पे अगर सिक्का मोरफत हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी सोच है और इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को देवेंद्र जी जैसा आगे ले जाने में सक्षम भी है और एक बड़े मार्जिन से जीत के भी आए हैं। और रविंद्र धांगेकर को उन्होंने लोकसभा चुनाव में हराया है। और रविंद्र धांगेकर जो कि पिछली बार उपचुनाव में कस्बा पेट से चुनाव जीते थे, महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार थे, और रविंद्र धांगेकर अब की बार चुनाव भी हार गए, कस्बा पेट से भी चुनाव हार गए और पूना से लोकसभा चुनाव भी हार गए। तो ऐसे में दूसरी बात है कि दूसरी विषय है कि एकनाथ शिंदे ने जो डिमांड रखा है, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, और ये बात बीजेपी आला कमान को नागवार गुजरी कि जिस परिवारवाद के खिलाफ आपने बगावत करके उद्धव सरकार से पंगा लेकर उनकी सरकार तोड़ी, उनकी पार्टी तोड़ी और लोगों को आप लेके गए, अगर सेम फार्मूला आप लागू करते हो तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी में भी टूट हो जाए। इसके लिए उनकी इस डिमांड को बीजेपी ने दो बात से खारिज किया। पहला कि श्रीकांत शिंदे के पास अभी इतना अनुभव नहीं है, दूसरी बात कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देता है, दूसरी बात है कि एकनाथ शिंदे जो डिमांड रखे हैं उसमें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है, और वही जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आई तो गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी सूरत में गृह मंत्रालय देना नहीं चाहती है, और ये झगड़ा जो है वो गृह मंत्रालय और राज्य मंत्री का और राजस्व विभाग का है, वित्त मंत्रालय, जो कि वित्त मंत्रालय पहले से ही अजीत पवार के पास है, तो अजीत पवार भी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसके लिए अभी ये और भी अटकलें
2-3 दिन और भी चल सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, महायुति की बनेगी, और साथ ही मुख्यमंत्री भी। अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसमें एक संशय जरूर बना हुआ है। वैसे भी अभी तक रेस में नंबर 1 पे देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे का भी चेहरा उतरा हुआ है। आप वो विजुअल देख सकते हैं। आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।